हेलो फ्रेंड्स, हम लोग का जो चैप्टर है नाइन्थ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग बॉक्सेस दे रखे हैं। हमारे सारे चैप्टर्स में दे रखे हैं और उन बॉक्सेस में कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है जानना और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है, और हमारी वर्ल्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा ओवरव्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है वर्ल्ड को देखने का, वो काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। तो वैसे में ही हम लोग पहले से पढ़ भी चुके हैं बचपन से, लेकिन उसके बाद भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव और हम सारे लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा ठीक से देख लेते हैं। जो पहला बॉक्स था वो इसी पर, ग्लोबल वार्मिंग पर। वैश्विक उष्णता हम लोग बहुत कम लिखते हैं, यहाँ तक कि हिंदी के जो हमारे न्यूज़पेपर्स आते हैं उसमें भी कौन सा टर्म लिखा रहता है? ग्लोबल वार्मिंग। देवनागरी में लिख देते हैं, तो हम लोग इसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से बात करेंगे। वैश्विक उष्णता आपको लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। भूमंडलीय कुछ ताप समथिंग करके भी इसको बोलते हैं, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक, अच्छा, तो वैश्विक उष्णता होती क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी हमारी जो भी है उसमें उसके हर तरफ क्या है? एक एटमॉस्फेयर की लेयर है, वातावरण है। और जो वातावरण है उसकी जो निचली सतह है उसका गर्म होने लगना, ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें निचली जो सतह है उसका गर्म हो जाना, उसका औसत तापमान बढ़ते चले जाना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग मतलब गर्म हो रही है, ठीक है। तो वायुमंडल की जो निचली सतह है उसके औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होती जा रही है, ये समस्या है। अच्छा, फिर क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति जब हुई ना, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हमारा जो वातावरण है इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, है ना। सबसे ज्यादा तो आपकी नाइट्रोजन है, सबको पता है, ठीक। उसके बाद से ऑक्सीजन है, ये भी पता है। उसके बाद और भी गैसेस आती हैं। अब इसी में हमारे वातावरण में बादल भी होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बादल। अब जो बादल होते हैं वो क्या होती है? वो पानी तो होता है ना, तो H2O होता है, लेकिन वो वाष्प की फॉर्म में होता है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे? ब्रैकेट में G लिख देते हैं। G मतलब गैसियस स्टेट में है। अच्छा, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मेथेन होती है, ठीक है, CH4। ये सब केमिस्ट्री का है, आप लोगों की कक्षा 10 तक तो पढ़ी हुई है, इसलिए मैं ऐसे बता दे रहा हूं। अब ये केमिस्ट्री में क्या होता है? CH4 को हम लोग लिखते हैं मेथेन। तो जो जानवर होते हैं ना, उनका जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है वो, और बाकी जो वो खाना पीना खाते हैं उससे भी मेथेन भी काफी बढ़ रही होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन और H2O तो हमेशा से ही रहा है। पानी की जो वाष्प है ना, वो भी बहुत ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर लेती है। अब ऐसे समझ लो, इस कमरे में आप कोई ऐसी गैस भर दो जो ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर सकती है, और वो गैस अगर यहां पर है और साथ में सूरज की रोशनी आ रही है और वो अवशोषित करती जा रही है, तो क्या हो जाएगा? कमरे में गर्मी हो जाएगी। ऐसे ही पूरे दुनिया में हो रहा है। अब उसमें पानी तो पहले से ही था, ठीक है, H2O तो बादल तो पहले से ही बन रहे थे, उसकी दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा गर्मी बनाने में अगर कोई फैक्टर देखा जाएगा तो पानी ही का ही है, लेकिन वो तो पहले से ही था, तो वो तो गिवन था, उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। ज्यादा परिवर्तन किसकी वजह से हो गया? जो CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत तेजी से बढ़ गई है। कब से? जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, औद्योगिक क्रांति के बाद, ठीक। तो 1750 के बाद से हम लोग देखते हैं, जो मेन डेटा हमारा आता है ना, वो 1880 के बाद से आता है। और ऐसी स्थिति में लगभग लगभग हमारे एटमॉस्फेयर में 31% की बढ़ोतरी हुई है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड के का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें। और जो CH4 है इसमें तो लगभग लगभग 150% तक की वृद्धि हुई है। और 150% की क्यों हो गई? मेथेन जो है वो मेनली कहां से आती है? मेनली आती है जो जानवर वगैरह रहते हैं ना, उन लोगों से वजह से आती है। तो जो कैटल है, कैटल मतलब जैसे गाय वगैरह हैं, तो इनको, इनका जो अवशिष्ट पदार्थ था उससे भी मेथेन निकल रही होती है। और हुआ क्या है, पूरी दुनिया में मांसाहार की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ी है। बहुत सारे देशों में गाय वगैरह का मांस भी खाते हैं, उसको बीफ कहते हैं। तो इन जानवरों को जबरदस्ती पाला जाता है, इनको भी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले स्केल पर काम किया जा रहा है। बहुत ही दयनीय स्थिति में जानवरों को रखते हैं, और उन जानवरों को क्योंकि इतना ज्यादा संख्या बढ़ती चली जा रही है, कुछ ऐसे जानवर हुए हैं, देखिए बहुत सारे जानवर तो मनुष्यों के आ जाने से और मनुष्यों के पूरे दुनिया में आतंक बचाने से क्या हुआ, संख्या बहुत कम हो गई है। लेकिन चिकन है, ठीक है, बीफ खाने के लिए ये गाय वगैरह है, ऐसे ही शीप है, बकरियां हैं, इन सबकी संख्या बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि इंसान इनका उपभोग कर रहा है, तो इनकी संख्या बढ़ी है। अब इनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन इनका जीवन और ज्यादा दयनीय हो गया है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि कैटल का बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई है, इस वजह से मेथेन का भी जो निकलना स्टार्ट हुई है, मेथेन वो भी बहुत ज्यादा निकल रही है। और भी इसके रीजन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ऐसे ही बोला जाता है, अगर आप मांसाहार छोड़कर के शाकाहारी बन जाते हैं तो भी आप ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अपना योगदान दे रहे होते हैं, ठीक। तो ये चीज हो गई। ऐसे ही नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस है, ठीक है।
ये ओजोन का है। अब ओजोन का अलग सीन है और ओजोन एक तरह से इंपॉर्टेंट भी हो जाती है जो हमारे ऊपर के एटमॉस्फेयर में रहती है। स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं हम लोग उसको, समताप मंडल, उसके और हमारा जो क्षोभ मंडल है ट्रोपोस्फियर, उसके बीच की लेयर में आती है, वहां पर उसका होना इंपॉर्टेंट भी है। क्यों है उसकी भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के समझ में आया क्या, औद्योगिक क्रांति हुई जिसकी वजह से हम लोगों के जीवन का रहन सहन बदल गया। हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत बढ़ा दिया और CH4 का उत्सर्जन बढ़ा दिया, बाकी भी गैसेस हैं N2 का भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। और इसी तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CFCs, हालांकि इनका ओजोन से ज्यादा लेना देना है, ऐसी होती है HFCs, सॉरी एक मिनट कॉल, ऐसी होती है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये इनका ओजोन से ज्यादा लेना देना होता है, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के आपको क्या समझ में आना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति की वजह से ऐसी गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, कौन सी गैसेस हैं, ऐसी गैसेस जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो गर्म होने लगा धीरे धीरे। तो उसमें जो क्रमिक वृद्धि हो रही है उसके तापमान के बढ़ने में, तापमान का बढ़ना मतलब गर्म होना, तापमान का कम होना मतलब सर्दी बढ़ जाना, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब इसी को क्या है, वैश्विक उष्णता में अधिकांश जो हिस्सा है ना वो मानव उत्प्रेरित है। अच्छा, और भी मैंने बोला जैसे पानी तो पहले से था, वो तो है बना हुआ है, लेकिन जो वृद्धि हो रही है वो तो टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। अब जो वृद्धि हो रही है वो मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है। और कई लोग हैं, दुख होता है और आपको हंसी भी आती है, लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं बहुत सारे लोग। अमेरिका में दो पार्टीज हैं, एक है डेमोक्रेट्स और दूसरे है रिपब्लिकन्स, ठीक। तो जो रिपब्लिकन पार्टी है ना, अभी जिसके जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, इसके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो कच्चा तेल होता है उसके व्यापार में बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है। और ये लोग, क्योंकि कच्चा तेल से फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बन रही होती है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की इंडस्ट्रीज का विरोध करते हैं। अब क्योंकि वहां पर पॉलिटिशियंस भी उसी पार्टी के हैं जो, और उनका इसमें पैसा लगा हुआ है, तो वो लोग इस तरह की बात करते हैं कि हम लोग इतने ज्यादा कैसे घमंडी हो सकते हैं कि हमारे दुनिया में आने से हम लोगों ने दुनिया को बेकार करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत हास्यास्पद बातें करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, साइंटिस्ट जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा प्रूफ दिखा रहे होते हैं कि देखो हमारे देश में, पूरी दुनिया में हमारे लोगों के द्वारा किए जाने की, हमारी गतिविधियों की वजह से इस तरह का तापमान बढ़ गया है। उसके बाद भी एक ऐसा देश जिसको दुनिया में बहुत ताकतवर या शायद सबसे ताकतवर देश अभी भी माना जाता है, वहां के ताकतवर लोग इस तरह की बेवकूफी भरी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके राजनीतिक हित सिद्ध हो रहे होते हैं। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर कक्षा 5 से 7 के बच्चे भी समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग रियल है, लेकिन वहां पर कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे बात करते हैं कि नहीं नहीं ये तो रियल नहीं, ये तो मैन मेड, ऐसे कहानियां बना दी गई है, जबकि इसका बहुत बड़ा प्रूफ हमको मिलता है। तो क्या है, मानव उत्प्रेरित है, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मानव निर्मित कैसे है, तो वही है वन विनाश, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, जंगल काट दिए हम लोगों ने। हमारे जो ये पूरी बेल्ट पड़ती है वियतनाम वगैरह में, क्या होता है, रबर को प्लांटेशन हो रहा है। तो प्लांटेशन और जंगल में अंतर होता है। प्लांटेशन क्या होता है, जैसे कॉफी के लगा रखे हैं आपने, या चाय का लगा रखा है, या रबर के बागान लगा रखे हैं, तो बागान उतनी अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और जंगलों को काट दिया गया, तो जो जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहे थे वो कम हो गए, ये कारण है। दूसरा क्या है, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स, इनका बहुत उपयोग हो रहा है। इनको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और बाकी अन्य ग्रीन हाउसेस भी इससे निकलती हैं। तो ये दो कारण है। सब कुछ हमारा जो डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीजें इसी पे चल रही हैं। अच्छा, फिर क्या है कारण, वायुमंडल में जलवाष्प, मैंने बताया था सबसे बड़ा कारण है, लेकिन ये मैन-मेड उतना नहीं है, ये तो पहले से ही था अपना। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें इंसानों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मीथेन, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा उसको एब्जॉर्ब करती है गर्मी को, तो मीथेन और भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ओवरऑल कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा तो जलवाष्प, तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। मीथेन उससे भी ज्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करती है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है, तो वो उतना फर्क नहीं डाल पा रही है, ठीक। अच्छा, फिर क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है, सबसे प्रचुर मात्रा में गर्मी अवशोषित करने वाली गैसेस हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में तो दो चीजें हैं, देखिए समझिएगा। एक तो है कि कुछ गैसेस की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो इनकी मात्रा बहुत ज्यादा, जलवाष्प बहुत ज्यादा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी, फिर मीथेन मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसी गैसेस होती है जो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पा रही होती है। तो बहुत ज्यादा जो हीट एब्जॉर्ब कर पा रही है वो नहीं लिखा हुआ है, कौन सी ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर रही है, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा है, ऐसा समझ लीजिए। तो दूसरी जो चीज है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पहले वाली की बात कर रहा हूं कि ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही है क्योंकि मात्रा ज्यादा है, उनकी कैपेसिटी भी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जलवाष्प की कैपेसिटी ज्यादा है मीथेन से, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जलवाष्प ओवरऑल ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक। अच्छा, फिर और क्या कारक हैं, 1750 में मैंने बताया था, पूर्व औद्योगिक जो स्तर थे ना, उसकी तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखोगे और मीथेन को देखोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड 31% और मीथेन मैंने बताया था लगभग 150%, 149% की वृद्धि हो चुकी है। ये दुख की बात है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये तो मैन मेड रीजंस की वजह से हुआ है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति कोई शेर और चीता तो लेकर के आए नहीं, इंसान लेकर के आए, तो ये भी एक फैक्टर है। ये देखिए,
ये होता है पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का हम समझते हैं कि 10 लाख में कितना। तो अगर मान लीजिए 10 लाख कुछ है, उसमें से पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगभग 280 के आसपास थी। कितनी थी? 280 बटे 10 लाख। अब यही बढ़ते 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 देखिए यहाँ पे कहां पे पहुंच गई है, लगभग 410 पे आ गई है। तो इतनी जबरदस्त वृद्धि हो गई है। कितने समय में? कितने समय में हुई है? 1750 से लेकर के आप अभी आ जाओगे लगभग 250 साल में। तो आपको लगेगा ये तो 250 साल में हुई है। भाई 250 साल पृथ्वी की उम्र मालूम कितनी है? पृथ्वी की उम्र की तुलना में आप देखोगे तो कुछ भी समय नहीं हुआ है। ठीक है, एकदम पलक झपकने के बराबर का समय है 250 साल, है ना। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखो 4.6 ऐसा कुछ बोलते हैं ना, इतने अरब वर्ष पुरानी है। तो 460 करोड़ वर्ष पुरानी कोई चीज हो, करोड़। अब 460 करोड़ रुपए किसी के हो, उससे आप बोलो कि 250 रुपए दे दो। ठीक है, 460 करोड़ रुपए की किसी के पास संपत्ति हो, उससे आप बोलो कि 250 रुपए दे दो, तो हंसी मजाक की बात हो गई, है ना। इस तरह की चीज है। तो इतनी पुरानी चीज में 250 का कोई मतलब ही नहीं है। तो अपने को लग सकता है, हमारे जीवन इतना छोटा होता है कि हमको लगता है 250 साल बहुत बड़ा साल है, लेकिन पृथ्वी के स्तर पर देखोगे तो कुछ भी समय नहीं हुआ है। तो इतने कम समय में हमें दिख रहा है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये ऊपर वाली लाइन, ठीक, ये है आपका। और ये जो नीचे वाली लाइन है, तो ये क्या क्या दिखा रही है? CO2 को दिखा रही है आपको, और उसमें जो एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन है पार्ट्स पर मिलियन का, उसकी बात कर रही है। तो ये क्या हुआ है? बिलियंस ऑफ टन कितना कितना उसका एमिशन हो रहा है। तो दो चीजें हैं, दोनों में CO2 की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर बिलियन टन की बात है। वो हमारे लिए इतना मीनिंगफुल नहीं है। पार्ट्स पर मिलियन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1750 से 2019 का डेटा है, जो मैं दिखा रहा है कि बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ना स्टार्ट हुआ है। अच्छा, पिछली शताब्दी में क्या हुआ है? वायुमंडलीय तापमान में लगभग 1.1 फॉरेनहाइट की वृद्धि हुई है। और हम लोग फॉरेनहाइट से ज्यादा सेल्सियस का यूज करते हैं। तो समझ लीजिए कि औसतन 0.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्या बोला? 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो गई औसतन। ठीक, अच्छा, और क्या हुआ? इसकी वजह से समुद्र तल कई इंच ऊपर उठ चुका है। ठीक है, कई इंच में हम लोग क्या क्या बोलते हैं? लगभग 16 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर का एस्टिमेशन है। मतलब क्या हुआ? 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। तो 8 इंच से ज्यादा समुद्र स्तर बढ़ चुका है। कितना? 8 इंच से ज्यादा, इतना। तो पहले समुद्र यहां पर हुआ करता था, अब वहां की जगह यहां तक आ गया है। इससे क्या होता है? बहुत सारे आइलैंड्स डूबना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारी स्पीसीज है, उनका भी समस्या आना स्टार्ट हो गई है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसमें भी आपको ये जानकर के थोड़ा और कष्ट होगा कि जो बढ़ोतरी है ना, 1993 के बाद से लगभग आधी बढ़ोतरी तो 1993 के बाद से हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले के 80 साल में जितना बढ़ा उतना ही अभी लगभग 20-25 साल में बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वृद्धि लगातार तेज होती चली जा रही है। तो जैसे जैसे समुद्र तल ऊपर बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे देश में बहुत सारी कोस्टल सिटीज हैं। कोलकाता के नीचे आप हल्दिया वगैरह पर जाओगे, वहां पर है, मुंबई है, सूरत है, चेन्नई है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर समुद्र स्तर बढ़ने से नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और पूरी दुनिया में बहुत बड़ी आबादी है जो कोस्टल एरियाज में रह रही है, समुद्री तटों पर रह रही है। तो उनके लिए बहुत समस्या है। अच्छा, फिर क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग के कुछ दीर्घकालिक परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? ये सब चलता रहेगा तो क्या क्या चीजें होंगी और हो रही हैं। ध्रुवीय हिम का पिघलना। हमारे दुनिया में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, ठीक है, वहां पर काफी बर्फ जमी हुई, खासतौर से दक्षिण ध्रुव पर, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। इसी वजह से समुद्र तल की वृद्धि हो रही है ना, और उसी के समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, तो समुद्र के स्तर में वृद्धि होने से क्या हो जाएगा? जो तटीय बाढ़ है, कोस्टल फ्लड्स हैं, उनका प्रकोप और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, और क्या है? हिम पिघलने पर निर्भर पेयजल की आपूर्ति में व्यवधान होगा। जैसे भारत में गंगा आती है ना, तो गंगा नदी कैसे आती है? बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जिससे क्या हो रहा होता है, धीरे 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 करके वही ग्लेशियर्स पिघलता है और गंगा जैसी नदियां आराम से पूरे देश को या इतनी बड़ी जनसंख्या को पानी दे रही होती है। अब क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलने लगेंगे। तो शुरू में तो जल्दी जल्दी पानी मिलेगा, फिर क्या रह गया? जब वो ग्लेशियर में पानी ही नहीं रह गया, बहुत छोटा हो गया, ग्लेशियर खत्म हो गया, तो पानी फिर कैसे आएगा? ये समस्या है। पूरी दुनिया में जो बारिश का पैटर्न है वो भी चेंज होने की स्टार्टिंग हो सकती है। और यहाँ पे तो गंगा वाली बात तो है ही, ग्लेशियर का हम लोग देखते ही उसमें बहुत तेजी से प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो रही है, और 40 से 50 साल के बाद से उधर भी दिक्कत आ सकती है। इस तरह का प्रेडिक्शन भी है, अगर हम लोगों ने समय रहते हम इसको लेकर के नहीं सचेत हैं। अच्छा, फिर क्या है? जो पारिस्थितिक निकेत है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल निशे, ठीक है, या नीश बोलते हैं, सॉरी निशे नहीं बोलते, नीश बोलते हैं। ठीक, तो जो इकोलॉजिकल नीश है, ऐसा समझ लीजिए, इसमें क्या होता है? इसके गायब होते जाने से प्रजातियों का विलुप्तीकरण होता जा रहा है, एक्सटिंक्शन हो रहा है। नीश क्या होता है समझ रहे हैं? नीश मतलब घर समझ लो। अब मान लीजिए मैं एक विशेष तरह के घर में ही रहता हूं, ठीक, और मालूम है आपको, एक पेड़ खुद में भी एक तरह का एक इकोसिस्टम होता है, उसमें अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े हैं, उनको उसी तरह का इन्वायरमेंट चाहिए होता है। अगर वैसा नहीं होगा तो वो नहीं रह पाएंगे। और जैसे जैसे इस तरह का परिवर्तन हो रहा होता है ना, बहुत सारे इकोलॉजिकल नीश जो नीश हैं वो खत्म हो रहे होते हैं, और इस वजह से बहुत सारे
जीव जंतु हैं उनका एक्सटिंक्शन हो रहा होता है। तो इंसानों ने कितने सारे लोगों को विनाश के डगार पर पहुंचा दिया है और हो रहा है। अभी ये किताब है द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन बोलते हैं, क्या है, बहुत अच्छी बुक है, कभी मौका लगे तो पढ़िएगा। तो पृथ्वी के इतिहास में बहुत कभी कभी ऐसे समय आए हैं जहां पर बहुत तेजी से एक्सटिंक्शन हुई है प्रजातियों का, ठीक है। जब डायनासोर्स खत्म हुए थे तभी एक एस्टेरॉइड टकराया था, उसकी वजह से पूरी दुनिया में क्या हुआ था, डायनासोर खत्म हो गए तो बहुत सारी प्रजातियां खत्म हुई थी। उसी रेट पर अभी भी हो रहा है और हमको रियलाइज नहीं हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये भी काफी दिक्कत की बात है। और जो उष्णकटिबंधीय तूफान है ना, जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं, इनकी काफी ज्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ने की उम्मीद है। हमारे यहाँ आंध्र तट है और उड़ीसा तट है, इसमें हर साल जब गर्मियां लगभग खत्म होने वाली होती हैं तो यहाँ पर फिर तूफान आता है। तो उन तूफानों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है और हो भी रहा है। हमें ऐसे भी डेटा मिल रहा है कि ये सारी चीजें दिखा रहा है। तो इस तरह से हमको तूफान दिखाई पड़ता है जब सैटेलाइट इमेज से देखते हैं। अच्छा, और क्या है परिणाम? उष्णकटिबंधीय रोगों में बढ़ोतरी, कुछ कुछ ऐसी बीमारियां भी आ रही हैं जो हमको पहले पता ही नहीं थी और उसका बहुत बड़ा प्रकोप होता है पूरी इकोनॉमिक। अभी आज के टाइम पर जब से मुझे लॉकडाउन हुआ, कोविड-19 का सीन हुआ, तो सारे लोगों को आइडिया लग गया कि इस तरह की बीमारियों का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और क्या है, जानवरों के अपशिष्ट से निकलने वाली मीथेन गैस में वृद्धि हुई, क्योंकि हम लोग के ये मांसाहार बढ़ गया है और मांसाहार से जब गाय जैसे जानवरों को जब खा रहे होते हैं तो मीथेन भी बढ़ रहा होता है पूरे एनवायरमेंट में, और उस मीथेन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो वो भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो और क्या हो सकता है? मवेशियों में वृद्धि, और भी तरह का जब आप मांस खा रहे हो, देखिए शाकाहार में वही है कि कम एनर्जी को खर्च करते हुए अपना भरण पोषण कर सकते हो। तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को शाकाहार की तरफ जाना चाहिए। ऐसे वीगनिज्म भी चल रहा है, उसमें भी जो दूध वगैरह का सेवन होता है वो भी ना किया जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि उसमें भी जानवरों की स्थिति बहुत बुरी रखी जाती है। तो ये सारी चीजें भी हैं, ठीक है। फिर क्या है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 1997 में क्योटो में। क्योटो जापान में एक जगह है, ये है आपका जापान, ठीक, समझ रहे हैं। ये है आपका साउथ कोरिया, ये है आपका नॉर्थ कोरिया, आपस में लड़ते रहते हैं, और ये है आपका चीन, ठीक। तो यहाँ पर ये सी ऑफ जापान है और इसी में ये पड़ जाता है क्योटो, छोटी सी जगह, ये जो देख रहे हैं आप। यहाँ पर क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था कि हम लोग कोशिश करेंगे, और हम लोगों में भी उन देशों की ज्यादा जिम्मेदारी है जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। अमेरिका जैसे देश, जो आपका वेस्टर्न यूरोप है, वहां के देश जहां पर ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, जिन्होंने पूरी दुनिया को पर्यावरण के स्तर पर ज्यादा नुकसान ऑलरेडी पहुंचा दिया है, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की गैसों के उत्सर्जन में कटौती करें, ठीक। अच्छा, क्या हुआ, वैश्विक उष्णता का सामना करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था, कहां पर? क्योटो में। औद्योगिकृत राष्ट्रों का मतलब क्या हो, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की मांग की गई। उन्होंने मानने की भी कोशिश की, यहाँ पे टारगेट्स दिए गए, लेकिन बहुत अच्छे से इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसी बड़ी राजनीतिक बॉडी नहीं है जिसकी बात सारे लोग मान रहे हो। अभी भी देश बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है, ठीक। तो इस तरह की चीजें आती हैं। अब हम लोग अगला जो अपना टॉपिक है ओजोन अपक्षा, ये अपने सेकंड बॉक्स में रखा था, इसके साथ ही 2 और बॉक्सेस में बात की गई थी। ये सारी बात हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं।